अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजीब रहमान। आप देख रहे हैं अनवाइंडिंग सीएस एकेडमी इंटरव्यू सीरीज। हमारे आज के मेहमान हैं मुख्तियार कार वहीद चना साहब, जिन्होंने 3 टाइम सीसी क्वालिफाई किया है। उनको हमने आज बुलाया, तो चलते हैं उनकी तरफ, उनसे पूछते हैं उनकी जर्नी कैसी रही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इन योर शो। सर बताएं कि एजुकेशनल बैकग्राउंड सारा ही आपका कहाँ से रहा? देखिए मुझे लाइक जैसे दूसरे बॉयज़ होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, इनकी जर्नी स्टार्ट होती है अपनी बेसिक स्कूलिंग अपने गांव से, अपने इलाके से। तो मेरी जो बेसिक स्कूलिंग स्टार्ट हुई वो भी मेरी गांव से ही स्टार्ट हुई। फिर मेरे वहाँ से नसीराबाद में बेसिकली बिलोंग करता हूँ, मुबाशिरातपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो नसीराबाद डिग्री कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध आया, वहाँ पे मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर CSS इन 2014। सर बताएं कि ऐसे की क्या टेक्निक्स हैं ऐसी जिससे स्टूडेंट अच्छे नंबर ले सकें? अच्छा ठीक है, लैंग्वेज पे आते हैं हम। बिफोर कमिंग टू एनी स्पेसिफिक पेपर, बेसिकली कि भाई लैंग्वेज कैसे इंप्रूव करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे का जो पेपर वो बेसिकली लैंग्वेज का पेपर है। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो होते हैं वो लैग करते हैं दोनों इंग्लिश पेपर्स में। वो आपका ऐसे हो जाए, आपकी कंपोजिशन हो जाए। इवन 2025 को आप देख लें कि वहाँ का जो इस्लामाबाद का पेपर है वो भी लिटिल बिट टफ आया है। तो मैं आज तक पढ़ाता हूँ। Since 2016, I have been teaching to CSS and PCS candidates. तो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ ये कहता हूँ कि आपको अपनी इंग्लिश पे ग्रिप करनी है तो आपको रेन एंड मार्टिन को ठीक तरह से पढ़ना है, उसको ऐसे पढ़ना है, बिल्कुल डाइजेस्ट करना है। यू हैव टू कंप्लीटली डाइजेस्ट दिस पर्टिकुलर बुक। दिस इज इनफ फॉर CSS। ओके, अभी आ जाते हैं कि भाई आप कह रहे हैं कि भाई ऐसे को कैसे ग्रिप करनी चाहिए। तो ऐसे मेरी नज़र में तो जनरल डिस्कशन होती है। समटाइम क्या हो जाता है कि बच्चे उसको अपनी बायस्ड ओपिनियन पे लेकर आ जाते हैं, या उसको डिकोड नहीं कर पाते, उसको सही माना में क्रैक नहीं कर पाते। वो पूछ एक बात रहा होता है, आप दूसरी वहाँ पे इनकलकेट कर दें। तो इन दिस वे आपका जो ऐसे की पूरी डायमेंशंस होती है वो डैमेज होती है। पहले तो आपका फ्लो सही होना चाहिए, ठीक है ना। आपकी लैंग्वेज जो है वो एरर फ्री होनी चाहिए, उसमें मुकम्मल फ्लुएंसी होनी चाहिए। अगर आपकी लैंग्वेज में फ्लुएंसी नहीं है, इफ यू आर लैकिंग इन लैंग्वेज, अगर आपकी लैंग्वेज एरर से भरपूर है, लबरेज पड़ी है, तो आप कैसे किसी भी इंग्लिश ऐसे को तो छोड़ दें, एनी अदर पेपर भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो लैंग्वेज में फ्लुएंसी लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि ऑन डेली बेसिस आप फ्री राइटिंग करें। कोई स्पेसिफिक टॉपिक उठा लें, ठीक है, उस स्पेसिफिक टॉपिक पे आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहें और सेल्फ असेसमेंट करें। सपोज कि भाई आपके पास कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी इतने नहीं है कि आप किसी एकेडमी को ज्वाइन कर लें, तो आप क्या करें, आप अपनी सेल्फ असेसमेंट करें, अपने किसी दोस्त से करवाएं, ठीक है ना। तो अपना एक्सप्रेशन जो है वो आपकी फ्री राइटिंग से रोजानी बेसिस पे बिल्ड होना जाएगा। आप अपना एनालिसिस बढ़ाएं, लैंग्वेज को एरर फ्री करें। उसके लिए मैंने आपको एक रिसोर्स बता दिया कि भाई आप रेन एंड मार्टिन को अच्छी तरह से गो थ्रू करें। देन आप क्या करें कि भाई जो टॉपिक आपसे ऐसे की पूछी जा रही है, जो डायमेंशन पूछा जा रहा है, उस पर ही आप टू द पॉइंट रहें, इधर उधर ना जाएं। आपको वो काज नहीं पूछ रहा, आप काज ना लिखें। आपको वो इम्पैक्ट नहीं पूछ रहा, आप ना लिखें। कि भाई अननेसेसरी रिडंडेंसी जब भी आप लेकर आएंगे ना पेपर में, तो वो पेपर एग्जामिनर खुद एक बोरिंग फील करेगा कि भाई दिस इज नॉट द पॉइंट आई हैव आस्क्ड, तो ये किधर जा रहा है। तो होता क्या है कि आप लैंग्वेज को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें और ऐसे को जनरल डिस्कशन में ले आए। इट इज योर जनरल ऑब्जर्वेशन। बेसिकली ऐसे से वो आपकी साइकोलॉजी असेस करता है कि भाई व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द सोसाइटी। सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी में मौजूद जितने भी मसाइल हैं उनके बारे में आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है। योर ऑब्जर्वेशन इज नॉट गुड इनफ, सो यू विल नॉट राइट गुड ऐसे। सो गुड ऐसे तब आता है जब आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो, आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग अच्छी हो, आपकी स्टडी वास्ट हो, आपकी लैंग्वेज एरर फ्री हो, तभी आपका ऐसे जो है उस मार्जिन पे आ जाते हैं। अब ऐसे पे भी बड़ी मुख्तलिफ ओपिनियन है कि भाई इस तरह से लिखना चाहिए, इस तरह से लिखना चाहिए, उस तरह से लिखना चाहिए। कि भाई आपका जो सिंपल ऐसे का पैटर्न होता है, सिंपली आप उसी को फॉलो करें, जस्ट टू द पॉइंट रहें, इधर उधर ना जाएं, ठीक है ना। कोई भी आप क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं वो चल जाएगा, मगर आप टू द पॉइंट नहीं है, जो आपसे पूछा गया उस पर नहीं है, तो आप डैमेज हो जाएंगे। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से अबाउट ऐसे। पेपर में टाइम को कैसे बैलेंस किया जाए? अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई पेपर में आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। कल भी मुझे किसी स्टूडेंट ने पूछा कि हमने 025 का जो पेपर हुआ है अभी CSS वाला, वो हमने दिया है, तो एक क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है लास्ट वाला कि भाई टाइम मैनेज नहीं हो पाता। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए फिर वही बात आ जाती है कि आप अपने माइंड में बिठा लें कि पहले कि आपका क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। कुछ कैंडिडेट, मैं तो हैरान हो गया कि यस्टरडे वन ऑफ द कैंडिडेट्स टोल्ड मी कि भाई मेरा जो क्वेश्चन है वो 9-10 पेजेस पे गया है, एक क्वेश्चन आंसर। कि भाई इतना बड़ा आंसर नहीं होता। एग्जामिनर ही खुद बोरिंग फील करेगा कि भाई ये कर क्या रहा है, इस
पॉइंट को वाइंड अप करने में इसको तकलीफ हो रही है क्या, इतनी एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा है। आपका जो अमूमन एवरेज आंसर होता है ना वो 5 to 7 पेजेस के बीच में आना चाहिए, 5-6 पेजेस, 7 मैक्सिमम, चलो 7 पेजेस पे आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप 5-7 पेजेस का क्राइटेरिया अपने माइंड में बिठा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मेरा इतना आंसर होना चाहिए, तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन 35 मिनट्स के अंदर खत्म होना चाहिए। तो आपकी डिवीजन होनी चाहिए कि पर क्वेश्चन मेरा 35, अगर आप 35 मिनट्स में 5 to 7 पेजेस लिख रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगी। अगर आप 35 मिनट, चलो मैक्सिमम 40 भी कर देते हैं, आप उधर एमसीक्यू से कुछ टाइम बचा लेंगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपका जो होना चाहिए 40 मिनट आपका क्राइटेरिया होना चाहिए कि मुझे 5 से 7 पेजेस लिखने। अब आप अपना क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लेकर जा रहे हैं 9-10 पेजेस भी, तो दूसरा भी लेकर जा रहे हैं 9-10 पे, तो तीसरा और चौथा जो फाइनल क्वेश्चन होगा वो जाहिर बात है वो आपको कंप्रोमाइज हो जाएगा। आपको एक साइकोलॉजिकली मैसेज भी आना शुरू हो जाएगा कि भाई आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप वो दोनों क्वेश्चन भी डैमेज कर देंगे। तो आपकी क्वेश्चन की जो आंसर की जो फॉर्मेट होना चाहिए ना वो ऑलरेडी डिसाइसिव होना चाहिए, वो डिसाइडेड होना चाहिए कि भाई मुझे इतने मार्जिन में इतने पेजेस पे लिखना है, तभी मैं इस टाइम मैनेजमेंट को डील कर पाऊंगा। अच्छा, ये तो हो गया कि भाई एग्जाम के अंदर हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। अब उस टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें करना क्या चाहिए कि भाई प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो डेली बेसिस पे जब मैं तैयारी करता था तो हम क्या करते थे कि भाई 10 मिनट टारगेट देते थे कि भाई अब 10 मिनट टारगेट है, हमें इस 10 मिनट में एटलीस्ट 1 पेज या 2 पेजेस हमें एनी हाउ किसी एक टॉपिक पे लिखने हैं। 10 मिनट टारगेट कि कम से कम हमें 2 पेजेस चाहिए या 1.5 पेज चाहिए किसी एक क्वेश्चन पे, चाहे वो हम पूरा क्वेश्चन ना भी लिखे। मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि 10 मिनट में हमें 1 या 2 पेजेस कंप्लीट करने, तो वो हमारी आदत बन गई कि भाई क्वेश्चन को कैसे डील करें। तो जब हम फाइनल पेपर्स में चले गए तो हमें ये टाइम मैनेजमेंट वाला इशू नहीं हो रहा था, ठीक है ना, ऐसे करना चाहिए। सर ये जो एक मिथ है कि कहते हैं कि आपने अगर अच्छे स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपने स्टडी किए तो ही आप मुकाबले का इम्तिहान या सीएसएस कर सकते हैं, अदरवाइज आप अगर किसी गांव के स्कूल से या किसी सरकारी स्कूल में पढ़ें तो आप मुकाबले का इम्तिहान या सीएसएस नहीं कर सकते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए मुझे यार, पहले तो आपने खुद ही कह दिया कि एक मिथ थे, तो दिस इज मिथ, नथिंग एल्स। हम इसे रियलिटी नहीं कह सकते क्योंकि भाई मैं भी तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। बिल्कुल। यहाँ तक कि भाई मैंने इतनी अकेडमीज भी ज्वाइन नहीं की। बिल्कुल। कि भाई कोई भी इतनी अकेडमी मैंने ज्वाइन ही नहीं की, तो मेरे सेल्फ स्टडी थी, मेरी अपनी एक जर्नी रही थी, तो वो जर्नी कैसी भी रही हम उस पर नहीं जाते, ठीक है ना। तो मैंने इवन ट्यूशन जब ली थी इंग्लिश की 2006 में, जब आई थिंक मैं स्टूडेंट था 11th क्लास का, तो मेरी उस वक्त की जो फीस थी 150 रुपीज़ थी। तो मेरे छोटे छोटे सेंटर से, छोटे छोटे इंग्लिश सेंटर से मैं पढ़ा हूँ, वहाँ से पढ़कर मैं इस लेवल पे आया हूँ। तो ये जैसे कहते हैं कि भाई आपकी स्कूलिंग होनी चाहिए, इट डज मैटर, ये मैटर करती है। इट इज़ वेरी क्रूशियल पॉइंट कि भाई यू मस्ट हैव अ वेरी सर्टेन स्कूलिंग जो आपको अपलिफ्ट करे, आपको अपग्रेड करे, क्योंकि वहाँ से आपकी बेसिक स्कूलिंग का मतलब होता है कि आपकी बेसिक नरिशमेंट हो रही होती है, ठीक है ना। हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो लेस कॉम्पिटेटिव हैं और जो प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं वो ज्यादा कॉम्पिटेटिव हैं। कॉन्फिडेंस लेवल मैटर करता होगा क्योंकि वहाँ पे उनके फंक्शंस हो जाते हैं, इधर उधर के हो जाता है, तो उनके एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस टू सम एक्सटेंट कंपैरिजन टू दोज कैंडिडेट्स या दोज स्टूडेंट्स जो सरकारी स्कूल से आते हैं, थोड़ा उनसे हाई होता है। मगर यहाँ पे ऐसे नहीं है कि भाई आप नहीं पास कर सकते, आप बिल्कुल पास कर सकते हैं। सर पेपर प्रेजेंटेशन भी बड़ा मैटर करता है, तो उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं? अच्छा देखिए मुझे, क्योंकि ये एक आप जॉब के लिए पेपर एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना, ये कोई कॉलेज साइड वाला पेपर है नहीं जिसमें हम जो आया लिख कर आ गए, इधर उधर की बातें लिखती हूँ जस्ट टू फिल अप द कॉपी कि भाई हमें सिर्फ आंसर देना है, कॉपी को फिल अप करना है। तो ऐसे नहीं होता। बिल्कुल। दिस इज अ वेरी फॉर्मल एग्जाम, ठीक है ना। आप एक फॉर्मल एग्जाम में जा रहे हैं, आप गजेटेड पोस्ट के लिए जा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल सुपीरियर सर्विस। बिल्कुल। सो इट रिक्वायर्स सम थिंग्स कि भाई आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। अब कैंडिडेट्स क्या करते हैं, मैं एक असेसमेंट भी करता हूँ, ठीक है ना। तो जब स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं तो उनकी कॉपी क्या होती है कि भाई उनमें अलाइनमेंट ठीक नहीं होती, आपकी जो पैराग्राफिंग होती है उसमें कोई बैलेंस नहीं होता कि एक पैराग्राफ सपोज करके आपका 10 लाइन्स का है तो दूसरा 15 का है, तीसरा 20 लाइन्स का है, उसमें भी आपका इम्बैलेंस आ जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें अलाइनमेंट बिल्कुल भी नहीं होती, एक लाइन इधर निकल रही है, दूसरी कम हो रही है, छोटी बड़ी हो रही है। तो जो एक्सप्रेशन होता है, जो एग्जामिनर पे जो इंप्रेशन आपका जाता है वो बड़ा ही वीक जाता है, नेगेटिव मैसेजिंग जाती है, ठीक है ना। तो एग्जामिनर खुद फील करता है कि भाई इसको तो लिखने के बेसिक एथिक्स जो है वही नहीं आ रहे हैं। तो वो कैंडिडेट जो भी हो कि भाई ही अच्छी कि भाई उसको ये जरूर आना चाहिए कि भाई प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए, उसमें चार्ट्स होने चाहिए, उसमें आपकी डायग्राम्स होनी चाहिए, उसमें आपकी फैक्ट्स एंड फिगर्स होनी चाहिए, उसकी आप
पेन कौन सी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। मोस्टली कैंडिडेट क्या करते हैं कि बाल पेन यूज कर देते हैं कि भाई बाल पेन आपको बेसिस करती है कि भाई आप किसी जल्दी में हैं, ठीक है ना। तो आप जेल पेन यूज करें, पॉइंटर यूज करें, मार्कर यूज करें, डिफरेंट पेन्स यूज करें, डिफरेंट कलर्स यूज करें, मोस्टली ब्लैक एंड ब्लू चलता है, ठीक है। बिल्कुल। तो आपकी जो हेडिंग्स है पेपर की वो आपके सेंट्रल पॉइंट पे होनी चाहिए। आप इधर उधर हेडिंग्स को ना करें, ऊपर नीचे ना करें। राइटिंग आपकी लाइन के अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना, सीधी होनी चाहिए, ठीक है। आपकी इतनी प्रैक्टिस हो कि आपकी जब भी एग्जामिनर वो पेपर को देखे तो वो ऐसे फील कराए कि भाई ये किसी बंदे का लिखा हुआ नहीं है, ये कोई कंप्यूटर फॉर्मेट लगा हुआ है, कि प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। वो सबसे बड़ी बात है उसमें बैलेंस होना चाहिए। पैराग्राफ छोटे बड़े ये नहीं होने चाहिए क्योंकि ये लोग को डैमेज करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट किए जाएं? अच्छा देखिए, मैं अपनी बात बताऊं कि भाई अब क्या हो जाता है कि भाई समटाइम्स स्टूडेंट्स बिलीव कि भाई आई एम इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है ना। मेरा इंटरेस्ट रहा इंटरनेशनल रिलेशंस में। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स बिलीव कि इंटरनेशनल रिलेशंस इज नॉट स्कोरिंग व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस ज्यादा स्कोरिंग है वो नहीं है, ये स्टूडेंट्स बिलीव करते हैं, ठीक है। हर किसी की अपनी अपनी थिंकिंग है, अपनी अपनी माइंडसेट है। बिल्कुल। तो मैं अब कैंडिडेट्स को ये कहता हूं कि भाई आप अपने इंटरेस्ट पे ना चलें। इंटरेस्ट नेवर डाइज, योर अटेम्प्ट्स विल डाई। यू हैव बीन गिवन ओनली 3 अटेम्प्ट्स, ठीक है ना। तो आपका इंटरेस्ट जो है जब तक आप जिंदा है आपके साथ चलता रहेगा। बिल्कुल। यू कैन स्टडी एनी सब्जेक्ट व्हेनेवर यू लाइक। तो आप कभी भी किसी भी किताब को पढ़ सकते हो, मगर आपका अगर अटेम्प्ट चला गया, एक अटेम्प्ट चला गया, तो वो आपकी लाइफ को डैमेज करेगा, आपकी साइकोलॉजी को डैमेज करेगा। तो जो स्कोरिंग ट्रेंड होता है उसके हिसाब से चलना चाहिए तो बेहतर है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इंटरेस्ट को थोड़ा साइड पे रख ले, थोड़ा सेल्फिश होना सीखिए अपने साथ। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए एक बुक लाजमी होती है, उसको कवर करने के लिए 10 बुक पढ़ें फिर जाके एक सब्जेक्ट की तैयारी होती है? यार ये क्वेश्चन मुझसे भी बहुत बार पूछा गया है कि भाई आपने कैसे कैरी की, क्योंकि मैं आज तक पढ़ा रहा हूँ तो स्टूडेंट्स जब भी आ जाते हैं तो पूछ लेते हैं। तो मेरा ओपिनियन ये होता है कि भाई आप 1 बुक पॉलिसी भी रख सकते हैं, बट आजकल जो ये एग्जाम्स आ रहे हैं, जो उनकी क्वेश्चंस की डिमांड आ रही है, तो वो आपसे वास्ट स्टडी डिमांड कर रहे हैं। तो एटलीस्ट आपको 2-3 बुक्स पढ़ने चाहिए, ठीक है ना। ये डिपेंड्स कि भाई आप अगर कंसिक्यूटिव अटेम्प्ट्स हैं और आपके पास बिल्कुल ही टाइम कम है तो आप स्मार्ट स्टडी की तरफ चले जाएं, ठीक है ना। टू द पॉइंट पढ़ें, जो नोट्स मिल रहे हैं आपको उस पर पढ़ें, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके पास सफिशिएंट एज है, ठीक है ना, 24 साल के हैं, 22 के हैं, 23 के हैं, 25 के हैं, चलो ठीक है ना, यू हैव सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर फॉर CS और PCS। तो इस टाइम को आप अवेल करें और जितने बुक्स हो सकते हैं पढ़ें, ताकि आपको मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू, मुख्तलिफ एनालिसिस मिले। कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आपको उसमें एक क्या कहते हैं कि भाई रंग बिरंगी आंसर आना चाहिए, कि भाई वैरायटी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, मुख्तलिफ एनालिसिस आना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को अच्छा इंप्रेशन पड़े कि भाई वो पढ़ा हुआ है, इसको इस टॉपिक पे ग्रिप है नहीं है, तो वो आपको स्कोर लेकर देगा। तो पढ़ने चाहिए, 2-3 बुक्स पढ़ने चाहिए, डिपेंड्स ऑन योर टाइम। न्यूज़पेपर तो सारे एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं जो भी CS या मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करते हैं। वो न्यूज़पेपर को पेपर में किस तरह इस्तेमाल किया जाए? देखिए ना, हम उससे आइडिया उठाते हैं, ठीक है। एक तो हम उससे आइडिया उठा लेते हैं, दूसरा करंट अफेयर हम वहाँ से बना लेते हैं, ऐसे में वो हेल्प करता है। फैक्ट्स एंड फिगर्स हम उठा लेते हैं वहाँ से, कम समटाइम कोटेशंस उठा लेते हैं, ठीक है ना। राइटिंग को एजिट कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। किसी भी जो अच्छा राइटर होता है, किसी का नाम नहीं लेते अभी, जो अच्छा राइटर होता है डॉन का, हम उसका एक्सप्रेशन उठा लेते हैं कि भाई वो किस वे में लिख रहा है, पैसिव राइटिंग लिख रहा है, एक्टिव राइटिंग लिख रहा है, किस फॉर्म में लिख रहा है, फॉर्मल लिख रहा है, इनफॉर्मल लिख रहा है, जर्नलिस्टिक वे ऑफ राइटिंग है उसकी, ठीक है ना। हमारी तो डिमांड अलग है ना, हमारा तो एग्जाम है। तो अगर हम उसकी जर्नलिस्टिक राइटिंग को इधर इनकलकेट करेंगे तो वो तो हमें डैमेज करेगा, ठीक है ना। तो एज एन हम कोड भी नहीं कर सकते, तो थोड़ा बहुत हम कॉपी कर लेते हैं, तो उसकी एक्सप्रेशन को उठा लेते हैं, इडियम्स को उठा लेते हैं, वोकेबलरी को उठा लेते हैं, उसके स्ट्रक्चर को उठा लेते हैं। तो न्यूज़पेपर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्पेशली डॉन, ठीक है ना। ये तो होना चाहिए, हर कैंडिडेट को पढ़नी चाहिए। मगर आजकल पता नहीं क्यों कैंडिडेट्स न्यूज़पेपर से हट गए, क्यों जब से स्मार्टफोन आ गई है तो हम उधर शिफ्ट कर गए, वहां से आर्टिकल कोई उठा लेते हैं, बस ठीक है, ChatGPT को देख लेते हैं। तो भाई वो आपको ChatGPT ना किसी भी पॉइंट पे टू द पॉइंट आंसर दे रही है, वो एनालिसिस नहीं दे रही। वो पॉइंट्स फॉर्म में आपको एक चीज बता रही है कि ये इसमें ये चीज आ रहा है, तो उसमें आपको एनालिसिस कहाँ से मिल रहा है? एनालिसिस आपको बिल्ड करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको करनी है। अब सारे कैंडिडेट अगर ChatGPT डिवाइसेस की तरफ चले जाएंगे तो एग्जामिनर को भी असेस करने पे डिफिकल्टी हो जाएगी कि भाई वैरायटी क्या है, कौन डिफरेंट लिख रहा है। तो जो डिफरेंट लिखेगा उसको स्कोर मिलेगा। तो न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए, इन डिवाइसेस की तरफ ठीक है, यूज करने चाहिए, यूजफुल है। मगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ें, उसके एक्सप्रेशन को उठाएं, इडियम्स को उठाएं, प्रोवर्बियल एक्सप्रेशन आता है उसको उठाएं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन को उठाएं, लैंग्वेज को उठाएं, स्ट्रक्चर्स को उठाएं, पॉइंट्स को उठाएं, फैक्ट एंड फिगर्स को उठाएं, ठीक है ना। करंट अफेयर्स को देख लें कि वो क्या कर रहा है, उसकी हेडिंग्स क्या है, वो किस बात पर ज्यादा फोकस कर रहा है, उस चीजों को उठाएं, उनको थारोली एनालाइज करें। तो न्यूज़पेपर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
स्पेशली डॉन आई वुड से। अच्छा, ये जर्नी बड़ी मुश्किल होती है, इसमें सम टाइम कई साल लग जाते हैं, तो कुछ लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो आप बताएं कि जो डीमोटिवेट हो जाते हैं वो खुद को मोटिवेट किस तरह रखें, और आपने खुद को मोटिवेट किस तरह रखा इस सारी जर्नी में? अच्छा, मैंने खुद को मोटिवेट इस हिसाब से रखा है कि भाई जो आपकी बिगेस्ट मोटिवेशन होती है ना, दैट कम्स फ्रॉम स्पिरिचुअलिज्म। व्हेन यू आर क्लोज टू ऑलमाइटी यू विल बी मोटिवेटेड। ठीक है ना। जो सेकंड पॉइंट है मोटिवेशन की, वो मेरी मदर है कि भाई चाहे कितनी भी मुश्किलात हो जाए, मेरी मदर हमेशा यही कहती है यू विल डू एंड यू कैन डू, आप कर सकते हो। तो अगर अपनी माँ की तस्वीर को देखकर, उसकी दुआओं को देखकर, उसका फर्म बिलीव कि मेरा बेटा कर जाएगा, तो दिस इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। आप अपनी माँ से मोटिवेशन ले, जितने भी कैंडिडेट से। और बाकी ये इश्यूज होते हैं, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो होते हैं वो फेस करते हैं फाइनेंशियल इश्यूज, जो मेरे साथ भी थे। ठीक है ना। बिल्कुल हर इस कैंडिडेट्स के साथ होते हैं, क्योंकि ये सीएसएस की जर्नी है, उसमें बुक्स महंगे हैं, एकेडमीज की फीस महंगी है, बिल्कुल सही। और दूसरे इलाके में जाकर रहना पड़ता है। कैंडिडेट्स कभी लाहौर चले जाते हैं, इस्लामाबाद चले जाए, इंटीरियर के कैंडिडेट चलो इधर चले जाते हैं अपने हैदराबाद में। ठीक है ना। वो ठीक है, वही फिर भी वो नियर बाय है तो इजी पड़ता है। मगर जो दूर दूर चले जाते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, तो बड़े कॉम्पिटिटिव टैलेंटेड जो कैंडिडेट्स हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना होने की वजह से डैमेज हो जाते हैं। ठीक है। तो मैंने अपनी जो जर्नी थी उसमें मेरे साथ ये इशू था, तो मैंने 2016 में टीचिंग स्टार्ट करना शुरू कर दी। मैंने ट्यूशन स्टार्ट करना शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे स्टूडेंट्स एलोकेट हो जाते हैं। या अपनी यूसीए के मैंने मौक इंटरव्यूज लिए थे, वो 20 में 21 में वो डिफरेंट कैटेगरीज में एलोकेट हो गए। ठीक है ना। तो 2016 में जब मैं आई वाज सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इश्यूज, ठीक है, तो मैंने ट्यूशन स्टार्ट कर दी। तो ट्यूशन की वजह से, टीचिंग की वजह से मैं फाइनेंशियली एम्पावर्ड हो गया। ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने अपनी मोटिवेशन को कंटिन्यू रखा कि भाई देयर इज समथिंग, ठीक है ना, जो आपको पुश कर रहा है कि यू हैव टू स्टे हियर इन हैदराबाद एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एंड फाइनली यू विल बी एलोकेटेड। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं एलोकेटेड हो गया। ठीक है ना। तो ये इश्यूज होते रहते हैं, मगर आपका अगर आपकी कमिटमेंट सही है, अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है, अगर इफ यू आर नॉट कमिटेड विद योरसेल्फ, ठीक है ना, आप डगमगा रहे हैं कि भाई होगा नहीं होगा, ठीक है ना, इन अ सेंस ऑफ कंफ्यूजन, आप एक कंफ्यूजन की स्टेट में मुब्तला है, तो आप कैसे खुद को मोटिवेट करेंगे? आउटर फोर्स आपको नहीं कर सकते। बिल्कुल। या आप चलो ठीक ले कि हम उनकी बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो लोग हैं जो गरीब तबके से। यहाँ पर वो कैंडिडेट्स भी हैं जिनको फाइनेंशियल इशू ही नहीं है, तो उनके साथ क्या इशू है? वो इस जर्नी में क्यों नहीं आ रहे? फिर उनके साथ इशू आ जाता है कि भाई उनको गाइडेंस नहीं है, या उनके अंदर कोई लेके कोई लूप होल है कि भाई वो सेल्फ डिमोटिवेटेड लगे पड़े हुए हैं, तो इस वजह से वो भी पीछे हट जाते हैं। और देयर आर सो मेनी अदर कैंडिडेट्स दैट आर वेरी पुअर, बिल्कुल ही गरीब लोग हैं, मगर वो क्या करते हैं कि भाई खुद को मोटिवेट रखते हैं कि भाई वो फील करते हैं कि भाई आई हैव टू चेंज माय फैमिली, आई हैव टू चेंज माय सेल्फ। बिल्कुल। मैं ही वो बंदा हूं जो अपनी फैमिली को पॉवर्टी के इस वोटेक्स से निकाल के ले आऊंगा बाहर। अगर मैंने भी यहाँ पे सरेंडर कर दिया तो फिर मुझे क्या करना होगा? आई विल गो टू विलेज, वहां पे वही खेती बाड़ी करूंगा जो सदियों से मेरे आबा अजदाद करते आ रहे हैं। तो दिस इज मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी। यू आर डूइंग एग्जैक्टली द थिंग्स दैट योर फादर यूज्ड टू डू। बिल्कुल। तो जो आपके आबा अजदाद करते आ रहे हैं, आप भी वही करते आ रहे हैं। तो 21st सेंचुरी में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, इतनी आर्टिफिशियल, ये इतनी बड़ी जो तब्दीली आ गई, उसका तो आप पर इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा। बिल्कुल। सो यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ कि भाई इन साइड वाली चीजों को इधर साइड पे रखने कि भाई ये होता रहता है, अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, यू हैव टू फेस देम, और आप निकल आएंगे। नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। बिल्कुल। टाइम हैज टू चेंज। बिल्कुल। तो कोई भी चीज एग्जैक्टली सेम नहीं। पॉवर्टी को भी जाना है, अगर आप अमीर हैं तो आपकी अमीरी भी जा सकती है। ठीक है ना। नथिंग इज परमानेंट। नथिंग इज परमानेंट। ओनली जो चेंज है वो टाइम है। टाइम की बड़ी खुशी से यही होती है कि वो चेंज होता रहता है। बिल्कुल ऐसा वो आपको ले आएगा। तो कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। सर, इंटरव्यू के बारे में बताएं कि इंटरव्यू को किस तरह बेहतर जो है ना तैयारी की जाए और उसमें अच्छे नंबर आ जाए। अच्छा देखिए, मैंने इधर आपकी यहाँ पे अपनी यूसी एकेडमी में बहुत दफा मॉक इंटरव्यू लिया। आपको पता है अच्छी तरह से कि वो कैंडिडेट्स मोस्टली हो गए, एलोकेट हो गए। तो इंटरव्यू का जब फेस होता है वो बड़ा ही क्रूशियल होता है। ठीक है ना। आपको किसी के प्रेशर को फेस नहीं करना। इधर आपके सामने कोई 4-5 बंदे बैठे हुए हैं, पैनलिस्ट में, और आपको पता नहीं है उनकी मेंटालिटी क्या है, वो कौन सा क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। बिल्कुल। कुछ भी पूछ सकते हैं, एनीथिंग दे कैन आस्क। तो सबसे पहली पॉइंट ये होती है कि भाई आपको अपने आप पर कंट्रोल रखना है, अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखना है, उनको सुनना है। ठीक है। दूसरी पॉइंट ये है कि भाई आपको अपने साथ बात करना सीखें। इंट्रा कम्युनिकेशन करनी चाहिए। ठीक है ना। कहाँ पे आप लेक कर रहे हैं, कौन सी चीज़ आपको आ रही है, नहीं आ रही है। ठीक है ना। कभी आप आईने के सामने आ जाएं, वहाँ पे बात करें, अपने दोस्तों के साथ बात करें,
डिफरेंट इश्यूज पे। देखिए ना, आप रात के टाइम में यहाँ पे हम देखते हैं हैदराबाद के जो होटल्स होते हैं, 3-3, 4-4 घंटे पे कोई कैंडिडेट्स बच्चे बैठे होते हैं, नौजवान, वो लूडो खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अब इन चीजों में अब चलो ठीक है, बैठे भी रहे हैं, मतलब आप कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करें, बिल्कुल किसी इशू पे बात करें, भाई क्लाइमेट चेंज पे बात करते हैं, ठीक है, अभी टेररिज्म पे बात करते हैं, एक्सट्रीमिज्म पे बात करते हैं, इस्लामोफोबिया पे करते हैं। तो इन दिस पे क्या हो जाता है, आपकी फ्लुएंसी बढ़ती रहती है, बात करने की फ्लुएंसी आती रहती है, जो आपकी इंटरव्यू में फिर रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है ना। तो एक तो आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें, डिसिप्लिन में रखें, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, ठीक है ना। आपकी लैंग्वेज की जो फ्लो है उसको ठीक रखें, और किसी प्रेशर में ना आए, जल्दी प्रेशर में ना आए। इंटरव्यू में हो जाता है कि भाई आपको ग्रिल किया जाता है, ठीक है ना, जस्ट कि भाई इंश्योर कि भाई वेदर यू कैन टेक प्रेशर आर नॉट। तो इन चीजों को आपने अपने सर पे हावी नहीं करना, तो ये हो जाता है फेस। अभी सीसी का एग्जाम आ रहा है, ठीक तो स्टूडेंट्स के लिए कुछ तजावीज, टाइम बड़ा शॉर्ट है उनके पास, तो उनके लिए क्या ऐसी तजावीज हैं जिससे उनका सीसी का एग्जाम अच्छा हो जाए? देखिए ना, पहली पॉइंट तो ये है कि भाई अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो इतना टाइम नहीं दे रहे लाइब्रेरीज को, ठीक है। सेल फोन ने उनको थोड़ा बहुत डैमेज कर दिया है, सॉरी टू से, कि भाई सब कैंडिडेट्स नहीं, बहुत मगर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो है वो ज्यादातर अपनी सेल फोन्स को, सोशल मीडिया को यूज करते हैं, वो टाइम नहीं देते। जब मैं पढ़ता था इधर दाऊदपुरा लाइब्रेरी में, तो 9 बजे आता था, रात को 9 बजे तक यहीं पे होता था, ठीक है ना। आप टाइम ज्यादा दें, ठीक है ना। आप ये अपनी जो 30 ईयर्स की जर्नी है, 30 ईयर्स तक बंदा इधर कमीशन में आ जाता है, ठीक है, सीएसएस हो या पीसीएस हो, इस जर्नी में आप ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम किताबों को दें। बाद में सोशल मीडिया किसी भी टाइम में, तो टाइम बहुत शॉर्ट है, जैसे आपने कहा कि सीसी आ रही है, ठीक है ना। तो एटलीस्ट ऑन डेली बेसिस आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना चाहिए, 2 से 3 घंटे आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। यानी ओवरऑल अगर दोनों को मिक्स कर दें तो 12 घंटा आप पढ़े। अगर 12 घंटा आप नहीं पढ़ रहे तो आप डैमेज हो जाएंगे। तो ये डिमांड करता है, ये एग्जाम ऐसी जर्नी है जो आपसे जो चीज मांगती है वो आपसे मांगती है, एक जवानी, दूसरा आपका टाइम। बिल्कुल, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी प्राइम ऑफ लाइफ को चुरा लेता है, मगर अगर आपने ये अपना प्राइम दे दिया तो जो आपकी आने वाली लाइफ होगी वो शानदार होगी, बेहतर होगी, वो शानदार होगी, बेहतर से बेहतरीन होगी, ठीक है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दें, फोकस स्टडी करें, स्मार्ट स्टडी करें, नोट मेकिंग करें, नोट्स बनाएं, पॉइंट्स फॉर्म में बनाएं, बुलेट्स फॉर्म में बनाएं, शॉर्ट पैराग्राफ्स में बनाएं, या उसमें भी क्या करें कि भाई जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस बार बार आते हैं उन पर बनाएं, ताकि जब आपकी एग्जाम बिल्कुल करीब हो जाए तो आप उनको रिव्यू कर लें। इस तरह से आप अपनी जर्नी को उठा के लेकर चले। टाइम मैनेजमेंट करनी चाहिए, इन्हें करनी चाहिए। सर बड़ा मजा आया आपके साथ इंटरव्यू करके, और काफी कुछ स्टूडेंट्स को सीखने के लिए मिला होगा। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुझे थैंक यू।